हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। पिछली क्लास में टेंस के पार्ट 7 में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो था ये, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, टेंस के पार्ट 5, 6 और 7 में जो हमने चीज़ पढ़ी वो थी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल, जिसमें हमने डिफरेंस समझा V1 और V1S और ES के अंदर। ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई थी वो मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ, ताकि आप अब आगे की चीज़ों को और बेहतर तरीके से जोड़ सके। हम पढ़ रहे हैं टेंस का पहला हिस्सा हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल। इसके अंदर हमने कहा था कि 4 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, हर टेंस में 4 होती हैं, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, फिर आगे 2 और कौन सी होती है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें असर्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ में हम आगे बढ़े थे। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको याद करवाई थी। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे और उन सेंटेंसेस में हुआ ये था कि जब हम इस जगह पे एक शब्द लिखने जा रहे थे, हमने कई बार तो गो का यूज़ किया और कई बार गोज़ का यूज़ किया। तो इससे एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, या आप ऐसे कह सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स का यूज़ किया तो इससे कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि हमें यहाँ पे यूज़ किसका करना है, गो का या गोज़ का, कम का या कम्स का। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सही है या ये सही है। तो हमने इसका डिफरेंस जाना। सबसे पहली बात तो ये जानी कि इनमें ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कब कौन सा गलत हो जाएगा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, या कब कौन सा सही होगा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस एनी टाइम आ जाए ऐसा कुछ नहीं सीखा था। उससे आगे बढ़ते हुए हमने उस टेबल को जाना। फिर हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि एक कॉन्सेप्ट को सीख लेने से हमें पावर मिल जाती है, हम दूसरे सिमिलर कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो मैंने उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आपको 2 और डिफरेंसेस सिखाए। वो 2 और डिफरेंसेस अगर आपको याद ना हो तो मैं याद कराता हूँ। वो थे डू और डज का डिफरेंस, और था एक हैव और हैज़ का डिफरेंस। ठीक है, वो तीनों डिफरेंसेस जो हो गई है अब आपको एक ही टेबल में नज़र आ गए। इनफैक्ट अगर वो टेबल अच्छे से पढ़ी, उसके क्वेश्चंस अच्छे से आप सॉल्व कर पाए, तो आप आने वाले क्वेश्चंस या आने वाले सेंटेंसेस में देखेंगे कि आप बहुत ही बढ़िया और सही तरीके से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो सेंटेंसेस हमने बना लिए थे, चलिए ठीक है। उसके बाद में फिर हमने वो टेबल भी सीख ली थी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस देख लिए थे। उसके बाद में हमने उसके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखे थे कि जब सब्जेक्ट समझ ना आए कि वो किस कैटेगरी का है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो अनकाउंटेबल है, या वो किस तरह के कैटेगरी का है, तो भी हमने समझ लिया। उसका एक हमने तरीका भी निकाल लिया कि नो मैटर किस तरह का हो, आप उसको V1S ES के साथ में रख दो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। फिर उसमें एक एक्सेप्शन भी था, अगर आपको याद हो तो, कि ING वाले अगर 2 एंड के साथ जुड़ा रहे हैं तो फिर उसमें वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, वो प्लूरल वाली लिख जाएगी। तो ये सारा का सारा मैंने आपके सामने अभी एक क्विक रिवीजन रखा है पिछले 4 पार्ट्स का टेंस के। अब हम वहाँ से गाड़ी को थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टेशन पे काफ़ी टाइम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं उससे। देखो, तो प्रेजेंट सिंपल का असर्टिव पॉजिटिव हम अच्छे से सीख गए सर। अब बारी आती है असर्टिव नेगेटिव की। असर्टिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर ये आपके सामने लिखी हुई है। स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आपने टेंस का पार्ट 5 आई गेस, या फिर 6 भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 5 या 4 था, सॉरी, इनमें अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपको सिखाया था, इन पार्ट्स में मैंने आपको सिखाया था कि एक स्ट्रक्चर अगर हमारे पास में हो तो इंग्लिश का एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। उसका जो तरीका था वो बड़ा सिंपल था कि स्ट्रक्चर में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको भर दो आप। ये एक सब्जेक्ट है, इसको भर देंगे, इसकी जगह कुछ भी नाम वगैरह लिख देंगे। नॉट, देखो यहाँ पे चॉइस है, इन दोनों में किसी एक को चुन लेंगे। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है तो मतलब ये तो लिखना ही लिखना है। वर्ब की जगह कोई एक्शन दिखाने वाला शब्द लिख देंगे, और फिर फाइनली ऑब्जेक्ट की जगह पे जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सके उसको लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ना हो सेंटेंस में तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं ये। अब मुझे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूनिक लेना है बस। वो लेने से क्या होगा कि हमारा सेंटेंस देखो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं हमेशा एक वर्ब को चुनूंगा। तो पहले मैंने इस बार जो वर्ब चुनी वो है आपकी कौन सी, प्ले। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्ले। आप यहाँ पे प्ले लिख सकते हो, आप यहाँ पे गो लिख सकते हो, आप यहाँ पे ट्रैवल लिख सकते हो, कम लिख सकते हो, लुक लिख सकते हो, अपीयर लिख सकते हो, टीच लिख सकते हो, स्टडी लिख सकते हो, लर्न लिख सकते हो, शट लिख सकते हो, ओपन लिख सकते हो। आपको जितनी वर्ब्स आपको आती हैं, वर्ब्स मतलब कौन से शब्द जो एक्शन दिखाएं, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, आना जाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे शब्द क्या हैं, ये एक्शन हैं। इनमें कोई भी एक शब्द चुनो, उसका इंग्लिश वर्जन लिख दो यहाँ पे।
और कौन सी फॉर्म में लिखना है? फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में 2 चॉइस हुआ करती थी, क्या यहाँ पे कोई चॉइस है? नहीं है। इसका अर्थ क्या कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। एक सब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में देखो, कुछ मैं वापस से चीज़ें लिखूंगा आपके सामने, तो देखो आपको याद भी आएगा कि हाँ ऐसा कुछ किया था हमने। सब्जेक्ट हमेशा 2 ही तरह के होते हैं, एक नाउन या फिर प्रोनाउन। क्या होते हैं? 2 तरह के, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन का मतलब होता है नाम, तो एक नाम लिख दिया मैंने, और राम से बड़ा किसका नाम? किसी का नहीं, तो राम लिख दिया। अब राम लिखना चाहो, श्याम लिखना चाहो, मनोज लिखो, मनोहर लिखो, अभ्युदय लिखो, अविनाश लिखो, जो पसंद है वो नाम लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की का नाम लिखना लिख दो, स्वाति, अनुषा, जो आपको नाम पसंद है वो लिख दो। अब यहाँ पे एक नाम आना चाहिए बस। अगर कोई प्रोनाउन लिखना चाहते हो तो प्रोनाउन लिख दो यहाँ पे, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दो, दे, जो भी जैसा प्रोनाउन आपको पसंद है यहाँ पे आप लिख दो। इतना समझ में आया? मैंने राम का नाम, मैंने सोचा चलो राम लिख देते हैं, तो राम लिख दिया। अगले सेंटेंस में कोई और लिख दूंगा। ये देखो 2 जगह हमने भर दी हैं। अब डू और डज में से यहाँ क्या आएगा, इसका डिसीजन मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट लेकर। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, इन दोनों में से किसको यूज़ करना है, इसका डिसीजन सब्जेक्ट पे था, तभी तो ओपन एड टेबल बनाई थी। तो सिमिलरली इन दोनों में से किसको यूज़ करना है, इसका डिसीजन भी कौन लेता है? सब्जेक्ट लेता है। तो डू और डज का मैंने बताया था कि राम लिखा है मतलब कि सिंगुलर, सिंगुलर मतलब उसके साथ में क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए। तो लिख देंगे अपन यहाँ पे डज। था सिंपल। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट। क्या यहाँ पे कोई चॉइस दे रखी है? क्या नॉट का कोई रूप हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे नॉट जो है वो सीधे सीधे लिख दिया जाएगा। मतलब सर इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस हिसाब से तो इस स्ट्रक्चर के जितने सेंटेंस बन सकते हैं उन सब में नॉट आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, यही तो सीख रहे हैं अपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पहले लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस से मेल खाता हुआ होना चाहिए। सेंटेंस है राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है क्या? क्रिकेट। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे क्रिकेट। आप कहेंगे सर ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि क्रिकेट ही लिखना पड़े, कुछ और भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, जिस भी चीज़ को खेला जा सकता है वो आप यहाँ लिख सकते हो। जो पसंद हो आपको चीज़, जो आपको ऐसा लगता है कि एक गेम हो सकता है, जिस भी चीज़ को खेलने की बात हो सकती है, आप उसे लिख दें। यहाँ क्रिकेट लिखें, लूडो लिखें, फुटबॉल लिखें, वॉलीबॉल लिखें, बास्केटबॉल लिखें, जैसा भी खेल आपको जो पसंद हो वो लिखें, क्योंकि खेला खेल को ही जाता है ना, इसलिए अपन ने यहाँ क्रिकेट लिख दिया। इंडिया में रहते हैं, क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी हॉकी वगैरह आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ तक बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हमें, मेरे हिसाब से सारी बातें आपको अब तक समझ में आई होंगी। इसी तरीके का एक सेंटेंस और आप बना के देखो। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक सेंटेंस अगर आपने सीखा है तो आप 5 सेंटेंस और बना के देखो और ट्राई करो कि उसमें राम, प्ले और क्रिकेट नाम के शब्द यूज़ ना हो, कुछ नया हो। कैसे? ये जो वर्ब्स हैं, यहाँ पे वर्ब जो है कोई एक लिखनी है, तो मैंने खेलना लिख दिया। आप क्या कर, दौड़ना लिख दो। खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, आना जाना, लिखना लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, छिप जाना, थप्पड़ मार देना, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये एक्शन है। इनमें से जो आपको पसंद हो उसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ लिख दो। चलो मैं एक और आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहले एक वर्ब लिखनी है मुझे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट। ठीक है ना, राइट का मतलब लिखना होता है। क्या राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है? बिल्कुल यस सर, यही होती है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैंने क्या, एक नाउन या प्रोनाउन चुनना होता है। पहले नाउन ले लिया, इस बार मैं चलो प्रोनाउन ले लेता हूँ, ये लो। ओके, अब आई के साथ में डू और डज के में से क्या आता है, वो टेबल अगर आप जाके देखोगे पिछली वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई के साथ में हम डू का यूज़ करते हैं। इसकी अच्छी खासी एक्सरसाइज करी थी अपन ने। फिर उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे नॉट की, क्योंकि ये तो सीधा सीधा उतर रहा है सर। पिछली बार भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, इस बार भी काहे का कन्फ्यूजन, तो सीधे सीधे लिख देंगे आई डू नॉट राइट। अब यहाँ तक जो सेंटेंस बनाया वो बनाया कि मैं नहीं लिखता हूँ। क्या नहीं लिखते हो, बस वो लिख दो यहाँ पे आप। मान लीजिए कि मेरे को जो है वो बुक्स लिखना पसंद नहीं है, मेरे को जो है वो नॉवेल्स लिखना पसंद नहीं है, या फिर मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया आई डू नॉट राइट आर्टिकल्स। ठीक है, कि भाई किसी ने आके पूछा कि भाई इस न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स आप लिखते हैं क्या? मैं मान लो उस न्यूज़पेपर के अंदर काम करता हूँ और मैं ये काम नहीं करता, आर्टिकल लिखने का काम नहीं करता, कोई और दूसरा काम करता हूँ। मान लो कुछ भी दूसरा काम करता हूँ मैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ दूसरा काम हो गया तो वो मैं करता हूँ, मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता। तो मैं क्या कह दूँगा, आई डो नॉट राइट आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता हूँ। एंड सिमिलरली आप इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, आप जितने सेंटेंसेस बनाएंगे आप उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आपकी कमांड होती जाएगी
टेंस के ऊपर। टेंस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर सही तरीके से, जो कि मैं सिखा रहा हूँ सही तरीके से आपको, अगर आप सही तरीके से सीखते चलो और प्रॉपर प्रैक्टिस करो तो टेंस को सीखना बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। और इनफैक्ट आप उसको मास्टर कर सकते हो, उसके अंदर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया परफेक्शन के साथ में सॉल्व कर सकते हो, बात नंबर 1। दूसरा, आप किसी दूसरे को सिखा भी सकते हो। इतना ही सिंपल है ये टॉपिक। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 सेंटेंसेस बनाए। अब बस 1 मिनट में मैं आपके लिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे अगली स्ट्रक्चर पे। हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ी हैं तो हम अगली स्ट्रक्चर पे भी बस बढ़ते हैं। 1 मिनट में आपके लिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल का असर्टिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप देखेंगे इन 3 क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कौन से 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस स्ट्रक्चर पे जो है वो प्रॉपर कमांड बना के रखनी होती है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। विजय डज नॉट केयर्स अबाउट द परमिशन। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है और आपको कहा गया है, मेरे इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, कि आपको यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एरर हो तो वो बतानी है आपको। तो आपने देखा विजय डज नॉट केयर्स अबाउट द परमिशन, जब आप सेंटेंस देखते हैं तो विजय के साथ में डज आना, यानी कि आपने कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं अपन, जिसके अपन ने भी बस थोड़ी देर पहले बात की। उस स्ट्रक्चर में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, इनफैक्ट आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके देखो, आप देखोगे कि उस स्ट्रक्चर में V1 वाली पोजीशन पे सिर्फ V1 का ही ऑप्शन था। वहाँ पे ये ऑप्शन था ही नहीं कि आप V1 के साथ में S लिख सकते हैं। आप चेक करके देखिए, ये जो ऑप्शन होता है कि V1 के साथ में S लग सकता है या नहीं लग सकता है, ये असर्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर में गाइस आ चुका है। असर्टिव पॉजिटिव में ये आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकें। ध्यान रखें, ये असर्टिव पॉजिटिव में आके ख़त्म हो चुका है। अब असर्टिव नेगेटिव के अंदर आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है ये। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, तो असर्टिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये तो हमें समझ में आ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जरूर ये गलत है, इसलिए आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? सिर्फ केयर होगा, ना कि केयर्स होगा। दैट सिंपल। कितना ईजी था। बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस तरीके की एरर आती है। अब बहुत सारे जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप पटवार की बात करें या फिर हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब इस लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सारे, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप तो एक क्वेश्चन पहले इस तरह का डील करते हैं। पहला मैं करता हूँ आपके लिए, दूसरा फिर आप सोच के आप बताइएगा। निकिता डैश माई नेम, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये 4 जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, A, B, C और D, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निकिता के बाद में यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा, अब उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 ऑप्शन हैं, एक है डू और एक है डज। तो आपको पता होना चाहिए कि निकिता एक सिंगुलर नाउन है, तो यानी कि उसके साथ में ज़रूर क्या आएगा? डज आएगा। यानी कि ये ऑप्शन डू वाला गलत हो गया और ये ऑप्शन डू वाला गलत हो गया। कितना सिंपल था। लेकिन डज वाले तो सर 2 ऑप्शन, अब हम क्या करें? थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा दोनों में। इस वाले ऑप्शन में डज के साथ में नोज लिखा हुआ है और इस वाले ऑप्शन में डज के साथ में क्या लिखा है? नो लिखा है। इसका अर्थ यानी कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इन्हीं दोनों का है और इन दोनों में से किसी एक को जब आपको चुनना होगा तो आपको आनी चाहिए स्ट्रक्चर। असर्टिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर के अंदर हमने, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो, असर्टिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि डू और डज अगर आ जाते हैं तो उनके साथ में सिर्फ V1 पॉसिबल है। इसलिए ये जो S के साथ वाला ऑप्शन है ये फिर से गलत हो गया। आपका आंसर हुआ D। इट्स दैट सिंपल। इतने ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और ज़्यादातर, मान के चलो कम से कम 60 to 70% स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, भले ही उनका बैकग्राउंड इंग्लिश वाला हो या ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है, उनको लगता है कि सर हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, बाकी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, वो लोग तो बड़े आराम से आंसर दे देंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन इंग्लिश की बात करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नहीं पता होते और इस कारण वो इस तरह के कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। तो याद रखें, अगर डू डज को यूज़ कर लिया है तो फिर एस और येस वाला वर्जन नहीं आएगा। यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये डज यूज़ हो गया तो मतलब देखो अब ये एस और येस वाला वर्जन गलत, यहाँ डज यूज़ हो गया तो एस और येस वाला वर्जन गलत, यहाँ डज था तो V1 वाला चुना है। अब बहुत इजीली आप मेरे को देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। लिखा है माई फ्रेंड्स डैश प्रॉपरली।
तो मेरे दोस्तों का स्टडी करने की बात हो रही है कि वो स्टडी प्रॉपरली नहीं करते हैं। फिर से सेम तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जगह पे भरने के लिए डज और डू दो ही तो ऑप्शन है। ये देखो डू और डज, यानी टोटल 2 तरह के ऑप्शन है अपने पास। अब डू और डज में से क्या आएगा? जब आप देखते हो माई फ्रेंड्स, तो क्या आप इस चीज़ को नोटिस कर पाते हो कि यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है? इस चीज़ को अगर नोटिस कर पाते हो तो समझ गए आप प्लूरल है। और प्लूरल चीज़ों के साथ तो डू आता है दोस्तों। तो अगर डू आता है तो फिर तो ये और ये सही होगा। ये तो हो गया गलत और ये तो हो गया गलत। ऑब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, इनको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का अर्थ क्या होता है कि एक एक करके क्या है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट मतलब गायब करते जाओ। आपने क्या किया अभी देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पीछे भी हमने क्या किया था, पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, फिर लास्ट वाले को भी एलिमिनेट कर दिया था, उससे हमें सही आंसर मिल गया था। ठीक है, ये देखिए 2। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन रह गए। इन दोनों में जो डिफरेंस होएगा बस वही हमारा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे डू नॉट के साथ में स्टडीज़ लिखा है, यहाँ पे डू नॉट के साथ में स्टडी लिखा हुआ है। कितना इजी है इस चीज़ को पहचानना, कितना इजी है इस बात को याद करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर डू और डज अगर आ जाते हैं सेंटेंस में, डू और डज सेंटेंस में आ गए तो है सेंटेंस असर्टिव नेगेटिव। अगर असर्टिव नेगेटिव है तो उसके साथ में सिर्फ क्या आ सकता है, V1। ये मैटर ही नहीं करेगा कि अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर, मैटर ही नहीं करेगा। ये देखो सिंगुलर था, या देखो ये प्लूरल है, कोई मैटर नहीं करेगा। आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, जो बिना SES वाला होगा, यानी कि ये, और ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे एक मैं कहता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ एक मतलब ऐसा रूल जो बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता है ना, रट्टे वाला रूल जिसको अपन कहते हैं, वो एक रूल भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है जो आप सब लोग याद कर सकते हो। वो है कि डू, डज और इनका एक चचेरा भाई होता है जो अभी आगे आएगा, वो होता है डिड के साथ V1 SES का प्रयोग न करें। तो ये बात आपको समझ में आ गई। डू, डज, डिड के साथ V1 S और ES का प्रयोग ना करें। था इजी के नहीं? ये इतना ही इजी है और इस पे ऐसे ही इतने इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बट स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों कंफ्यूज होके इस तरह के क्वेश्चंस में भी गलती कर देते हैं। आपको गलती नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा है, ये 3 इस तरह के क्वेश्चन सीखे हैं। आगे एक साथ जब एक पूरी एक्सरसाइज टेंस के अपन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं वापस से रिटेन करूँगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो के अंदर हम अफर्मेटिव तो अपन ने कर ली, सॉरी असर्टिव तो अपन ने कर ली। अब अगले वीडियो में अपन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो मैं मान के चलता हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स सही करेंगे, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा चुका हूँ। उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार अपन आते जाएंगे ताकि उसको एकदम बढ़िया पक्का कर ले एकदम। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच।